तो हार्दिक रूप से अभिनंदन है आप लोगों का हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 20 कवर करेंगे, जो कि है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस पे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आप इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से ये इस टॉपिक से आएगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं और साथ ही साथ इसके बेसिस पे जो एमसीक्यू है वो भी हम लोग इसी टॉपिक में इसी पार्टिकुलर वीडियो लेसन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और इससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो ये हाई यील्ड सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या है। तो बेसिकली हमारे अर्थव्यवस्था का ये वो सेक्टर होता है जो विच मे नॉट गेट टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट। ओके, तो वैसा सेक्टर जो कि जिसको टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट नहीं मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो आरबीआई के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था। किसे दिया गया था वो रोल? तो बैंकों को दिया गया था, ताकि वो स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ बैंक लैंडिंग किसी स्पेसिफाइड सेक्टर को प्रोवाइड करे। तो ये देखिए, ये टास्क किसने दिया? आरबीआई ने दिया। किसे दिया? तो बैंक्स को दिया। क्यों दिया? ताकि वो बैंक लैंडिंग का कुछ पोर्शन जो है कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर को प्रोवाइड करे। अब कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, आइए जरा देखते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई जिसे हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, तीसरा है एक्सपोर्ट क्रेडिट, चौथा है एजुकेशन, पाँचवा है दोस्तों हाउसिंग, छठा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सातवां है रिन्यूएबल एनर्जी और आठवां है अदर्स। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस को समझने से पहले हम लोग एएनबीसी को समझते हैं। एएनबीसी बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ नेट बैंक क्रेडिट plus investment made by bank in non-SLR bond held to maturity category। तो दोस्तों एएनबीसी को सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि एएनबीसी का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बेसिकली एक तरह का क्रेडिट है। आखिर ये क्रेडिट दे कौन रहा है? तो बैंक दे रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ अ क्रेडिट फॉरवर्डेड बाय द बैंक टुगेदर विद अदर इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट। यानी बैंक और भी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो और प्लस जो क्रेडिट दे रही है वो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि एएनबीसी इज इक्वल टू लोन प्लस इन्वेस्टमेंट। लोन ही तो क्रेडिट है, ठीक है। जो उधार पे दे रही है बैंक वो लोन हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी। तो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा एएनबीसी, ठीक है। अब देखिए, जो टोटल क्रेडिट की बात हो रही है उसके अंदर लोन आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है। ये दोनों का दोनों इंक्लूडेड है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि एएनबीसी का मतलब हुआ बैंक जो लोन दे रही है वो और प्लस बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो, इन दोनों का सम को हम लोग एएनबीसी कहते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं। अब जहाँ तक बात है सीओबीई का, यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है दोस्तों। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो एक्टिविटी that are effectively asset or liability of a company but do not appear in the company balance sheet। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर एक कंपनी का अपना अपना बैलेंस शीट है, लेकिन उस बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। तो वैसे जिसे हम लोग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं, तो वैसा एक्टिविटीज़ जो कि या तो एसेट हैं या तो लायबिलिटी है किसी कंपनी का, लेकिन वो बैलेंस शीट में आते नहीं है, तो उसे हम लोग ऑफ बैलेंस शीट आइटम कहते हैं। और दोस्तों ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का जहाँ तक बात है, हम देखिए ऑफ बैलेंस शीट आइटम को समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो उसके अंदर वो एक्टिविटीज आते हैं जिसके अंदर ना तो लोन है ना तो डिपॉजिट है, लेकिन वो बैंक के लिए फी इनकम को जनरेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह के जो हमारे एक्सपोजर्स होते हैं उसे हम लोग ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जरा कुछ कैटेगरीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। इससे आपका जो भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टेबल से सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 रो हैं और आपके सामने 5 कॉलम हैं। तो पहला जो कॉलम है उसमें कैटेगरीज को शो किया गया है, जिसमें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज, एडवांस टू वीकर सेक्शन। 4 को हम लोगों ने यहाँ कवर किया है, उसके बाद नेक्स्ट 4 को हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है हमारा दूसरा कॉलम जो है उसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, एनएसएफबी एंड फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, उसे इंक्लूड किया है। तो उसके लिए देखिए क्या नियम है कि जो एएनबीसी, अभी मैंने बताया एएनबीसी क्या होता है और सीईओबी क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया। तो एएनबीसी या सीईओबी जो भी चीज़ है, जो भी हायर है, मान लीजिए एएनबीसी है 40 करोड़, सीईओबीसी है 50 करोड़, तो हायर क्या हो गया? 50 करोड़, यानी सीईओबी को हम लोग लेंगे, जो भी हायर होगा उसको लेंगे और उसका क्या लेंगे? 40% निकालेंगे। समझ में आया? तो ये 40% हमारा क्या है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है। अच्छा, जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर का, अभी हम बात किसका कर रहे हैं? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक नहीं आते हैं।
और उनका 20 से ज़्यादा ब्रांच हो। चलिए, तो एग्रीकल्चर में उनको क्या कितना लिमिट दिया गया है, 18%। ANBC का या COBE का जो भी हायर हो, ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक बात है माइक्रो एंटरप्राइज की, तो उसमें दिया गया है 7.5%। आपको ऐसे याद रखना है, 40, 18, 7.5, ठीक है, ऐसे याद रखिए, दिमाग में बैठ जाएगा, 40, 18, 7.5, ठीक है। तो 7.5 क्या है हमारा माइक्रो एंटरप्राइज में। माइक्रो एंटरप्राइज में इतना लोन और एडवांस तो उन्हें देना ही देना है। जहाँ तक बात है एडवांस टू वीकर सेक्शन, तो 12%। तो देखिए ऐसे याद रखिए, 40, 18, 12, 7.5, ठीक है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रहेगा वैल्यू आपको। और 40 किसके लिए है, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है। 18 किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए है। 12 किसके लिए, तो वीकर सेक्शन के लिए है। और 7.5 किसके लिए, तो माइक्रो एंटरप्राइज। अब ऐसे भी एक ट्रिक है, माइक्रो मतलब छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा अक्षर है, 7.5 है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि 7.5 माइक्रो से है, 12 हमारा वीकर सेक्शन से है, 18 हमारा एग्रीकल्चर से है। तो दोस्तों आपको मैंने याद भी करवा दिया। आइए अब हम लोग वो फॉरेन बैंक को देखते हैं जिनका ब्रांचेस 20 से कम है। आइए जरा देखते हैं उनके लिए क्या क्या लिमिट है। तो फ्रेंड्स, वो फॉरेन बैंक जिनका ब्रांचेस 20 से कम है, उनके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर तो वही 40% ही है, ठीक है। और एग्रीकल्चर उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, माइक्रो एंटरप्राइज उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, वीकर सेक्शन के उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। चलिए समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट वाले कॉलम पे आते हैं, ये है RRB। अभी मैंने RRB को एक्सक्लूड किया था ना पहले कॉलम से, अब मैं उसे इंक्लूड करूँगा। तो देखिए RRB के लिए 75% है। RRB बनाई है इसलिए है ताकि वो वीकर सेक्शन के लिए बेसिकली बना है। तो RRBs का जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो है 75%, जो भी हायर है, ठीक है। जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर का, तो वो 18% फिक्स है। माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5% और वीकर सेक्शन का है 15%। बस ये अंतर रखिएगा कि वीकर सेक्शन में एक डाटा अलग है, 15, पहले वाले में था 12, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए भी नामी है फाइनेंस, तो ये तो करेगी फाइनेंस, तो इसमें भी 75% है। और एग्रीकल्चर के लिए 18% है, माइक्रो के लिए 7.5% है और वीकर सेक्शन के लिए 12% है। तो दिमाग में आपका बैठ गया होगा, उम्मीद है ये टेबल आपके दिमाग में छप गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा एग्रीकल्चर को डिटेल में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो लैंडिंग होता है दोस्तों, उसके अंदर फार्म क्रेडिट आएगा। फार्म क्रेडिट का मतलब हुआ एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटी। अब देखिए जरा फार्म क्रेडिट को समझते हैं। फार्म क्रेडिट के अंदर कैसे कैसे लोन आते हैं। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल फार्मर को लोन दिया गया है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इंक्लूडेड है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप भी इंक्लूडेड है, प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ द फार्मर भी इंक्लूडेड है, डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, ये सभी के सभी में है। अब कैसे लोन दिए जाएंगे, तो क्रॉप लोन हो सकते हैं, क्रॉप लोन जैसे मान लीजिए कि प्लांटेशन से लोन हुए, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लोन हुए। फिर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटी का। फिर लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। लोन टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, लोन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और लास्ट है दोस्तों लोन टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोशल एग्रीकल्चर पंप। तो ये सभी के सभी लोन हमारे इंक्लूडेड है फार्म क्रेडिट के अंदर। आइए दोस्तों अब जरा हम लोग फार्म क्रेडिट को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मर के बात होंगे। वहाँ पे थे इंडिविजुअल फार्मर, यहाँ है कॉर्पोरेट फार्मर। तो इसमें कौन कौन से लोन होंगे, तो देखिए इसके अंदर जो लोन होंगे चाहे वो ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन से रिलेटेड हो, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ हो, 50 लाख तक का लोन हो प्लेज अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, 5 करोड़ तक का लोन हो पर बोरिंग एंटिटी टू FPOs और FPCs, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एस्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। चलिए तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट है वो है 100 करोड़ पर बॉरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। एंसिलरी एक्टिविटी दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछला लेक्चर हमारा वही था। तो उसके अंदर कौन कौन से लोन आएंगे, 5 करोड़ तक का लोन आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर के लिए ताकि वो परचेस कर सके मेंबर्स के प्रोड्यूस का। 50 करोड़ तक का लोन दे सकता है स्टार्टअप को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। यदि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का सेटअप का बात करें तो 100 करोड़ पर बॉरोवर मिल सकता है, ये एंसिलरी एक्टिविटी के अंदर आता है। चलिए MSME पे आते हैं। तो MSME पे क्या आता है दोस्तों, ऑल लोन टू यूनिट्स इन द KVI सेक्टर, ठीक है। 50 करोड़ तक का लोन स्टार्टअप को, लोन टू एंटिटीज इन्वॉल्व इन असिस्टिंग द डिसेंट्रलाइज सेक्टर इन सप्लाई ऑफ इनपुट एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट ऑफ आर्टिसन विलेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स को लोन दिया जाएगा, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद सिडबी एंड मुद्रा लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। फिर PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसको जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, उनके अकाउंट होल्डर को जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है वो भी MSME के अंदर ही आता है। और दोस्तों क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड, ये भी हमारा MSME का ही पार्ट है। अब जरा बात करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, RRBs और RRBs के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट में ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक बैंक के लिए जो है ANBC का 2% या COB का 2% है, फॉरेन बैंक के लिए भी 2% है, और जो फॉरेन बैंक जिसका 20 से कम ब्रांच है उनके लिए 32% है। तो ये आप अलग से डाटा याद रखिएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट का। जो इसमें काम का चीज़ें मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। जहाँ तक बात है एजुकेशन लोन का, तो इंडिविजुअल को ये लोन मिलेगा एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और इसका लिमिट है 20 लाख। हाउसिंग लोन का जहाँ तक बात है तो इंडिविजुअल को 35 लाख तक का मेट्रोपॉलिटन सिटी में और 25 लाख तक का अदर सिटीज़ में, अदर सेंटर में, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। और हाउसिंग लोन टू बैंक ऑन एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल। हाँ, यदि बैंक के अपने एम्प्लॉय हैं उनको जो हाउसिंग लोन दिया जा रहा है वो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, 5 करोड़ तक का बैंक लोन पर बोरोवर, ताकि वो स्कूल बना सके, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बना सके, सैनिटेशन फैसिलिटी दे सके, ये सभी के सभी हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और दोस्तों 10 करोड़ पर बोरोवर का लिमिट था, ठीक है। ये किसके अंदर था, आयुष्मान भारत के अंदर था, टायर 2 टू टायर 6 सेंटर में। रिन्यूएबल एनर्जी में 30 करोड़ का लिमिट है, ठीक है, टू बोरोवर फॉर पर्पसेज लाइक सोशल बेस्ड पावर जनरेटर, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर, विंड मिल, माइक्रो हाइडल पावर। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए लोन लिमिट है 10 लाख पर बोरोवर। दोस्तों ज़रा सा ऑर्डर लिमिट का भी बात कर लेते हैं। तो वो इंडिविजुअल जो कि SHG के मेंबर हो, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो, तो पर इंडिविजुअल 1 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए इसमें एक लिमिट क्या है, प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल बोरोवर हाउस होल्ड एनुअल इनकम इन रूरल एरिया डि नॉट एक्सीड 1 लाख, और यदि एक्सीड करेगा तो 2 लाख तक का जा सकता है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को देखते हैं। मान लीजिए वो बैंक जिनके पास शॉर्टफॉल है लैंडिंग में, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, सेल बी एलोकेटेड अमाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू RIDF। तो मान लीजिए कि वो अपनी प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको RIDF में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये RIDF क्या है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, किसी के साथ इस्टेब्लिश है तो नाबार्ड के साथ इस्टेब्लिश है, ठीक है। इनके अलावा वो फंड कहाँ जमा कर सकते हैं, नाबार्ड के साथ, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, ठीक है, एज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। द इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक कंट्रीब्यूशन टू RIDF अदर फंड सैलरी फिक्स बाय। अब देखिए क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा वो RBI फिक्स करेगी, ठीक है। तो नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट एंड सब टारगेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस एंड अप्रूवल फॉर वेरियस पर्पसेस। दोस्तों जरा कॉमन गाइडलाइन दे देते हैं, PSL का कॉमन गाइडलाइन क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो RBI वो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहती है। सर्विस चार्जेस क्या लिखा है, नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेस शुड बी लिविड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन अप टू 25,000। रिसिप्ट सैंक्शन रिजेक्शन डिसबर्समेंट रजिस्टर, a registered electronic record should be maintained by the bank wherein the date of receipt, sanction, rejection, disbursement with reason thereof should be recorded। तो उसको रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है। इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन, बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन। बैंक बोर्ड शुड प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट विद इन विच द बैंक कम्युनिकेट्स इज डिसीजन इन राइटिंग टू द एप्लीकेंट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेसन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। अब आइए बात आता है MCQs का, आइए MCQ कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस टू बी मेंटेन बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। देखिए फॉरेन बैंक का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो फॉरेन बैंक को कितना मिनिमम परसेंट प्रायोरिटी PSL को मेंटेन करना होता है, 40%, 18%, 32%, 60%। करेक्ट आंसर है 40%। देखिए फिर से आपके सामने वो टेबल है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो हमारा फॉरेन बैंक इन इंडिया आप देख सकते हैं, उसे भी कितना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है, 40% है, ठीक है। चलिए चाहे वो जिसका ब्रांच 20 से ज़्यादा हो या 20 से कम हो, दोनों के लिए एक ही लिमिट है हमारा 40% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट ANBC और COBC टू बी टेकन ऑन, हाँ कब लेना है, तो देखिए ये है 31 मार्च प्रीवियस ईयर। प्रायोरिटी सेक्टर फॉर टारगेट फॉर फॉरेन बैंक, बताइए कितना होता है, तो फॉरेन बैंक का 40% है। एग्रीकल्चर लोन टारगेट एज परसेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो एग्रीकल्चर लोन का कितना है दोस्तों, 18%, 45% है, ठीक है, 45%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर शुड बी %% ऑफ डैश, तो ये 10% होता है हमारा ANBC का, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब दोस्तों फार्मर विथ लैंड होल्डिंग 1.5 हेक्टेयर, उससे क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 10% है। और जो हमारा फार्मर है जिनका लैंड होल्डिंग 1.5 हेक्टेयर से कम है उसे हम लोग स्मॉल फार्मर कहेंगे। MSE लोन टारगेट कितना है, MSE लोन यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो वो है 7.5%। आप देख सकते हैं ऊपर हमारा माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है 7.5%, ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइज के लिए। दोस्तों अभी मैंने बताया था माइक्रो मतलब सबसे छोटा अमाउंट है 7.5, इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर रीजनल रूरल बैंक RRB के लिए कितना है बताइए, 75% है, हम लोगों ने देखा है। PSLC का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो PSLC होता है दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। PSLC का मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली एक टूल होता है जो कि बैंक यूज़ करती है कि वो PSL क्रेडिट को खरीद सके या बेच सके, ताकि PSL के कंसेप्ट को मैनेज कर सके। PSLC का टाइप बताना है, तो एक PSLC एग्रीकल्चर है, PSLC स्मॉल फार्मर है, PSLC माइक्रो इंटरप्राइजेस है, PSLC जनरल है।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन तो जो कि PSL के अंदर आता है तो वो 20 लाख का है, ये पता होना चाहिए। आप यदि इस MCQ सीरीज़ को कवर कर रहे हैं तो आपका हर एक तरह का MCQ कवर हो जाएगा। और यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना है, वो है 10 करोड़ पर बॉरोवर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन गिवन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी तो ये 30 करोड़ था। उसके बाद दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो इसमें कौन कौन सा आता है, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग, MSME, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी के सभी आते हैं। अब हाउसिंग लोन का मैक्सिमम अमाउंट कितना था, तो देखिए मेट्रो में है कॉस्ट ऑफ हाउस 45 लाख, मेट्रो मैक्सिमम लोन है 35 लाख, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। और अदर मेट्रो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ हाउस 30 लाख और मैक्सिमम लोन है 25 लाख। रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए मेट्रो में है 10 लाख, अदर देन मेट्रो में है 6 लाख। ये सभी के सभी कैटेगराइज हैं। प्रायोरिटी सेक्टर का डेफिनेशन कब फॉर्मुलाइज हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, तो दोस्तों ये फॉर्मुलाइज हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट अप टू विच बैंक क्रेडिट टू HFC ऑन फॉर लैंडिंग विद ए लॉट, तो ये दोस्तों ये हमारा 5% ऑफ इंडिविजुअल टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब देखिए क्वेश्चन है प्रायोरिटी सेक्टर से क्या मतलब है, तो प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब एक एक्टिविटीज़ का ग्रुप है विच आर टू फाइनेंस ऑन द प्रायोरिटी, जिसे प्रायोरिटी पे फाइनेंस करना होता है। अब कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट से रिलेटेड करेक्ट नहीं है, आपके सामने चार ऑप्शन है, इससे एक बार पढ़िए। और दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर C, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होता है वो 12% ऑफ ANBC दिया हुआ है, ये गलत है। देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना है, 40% है। 40% में देखिए 10% निकाल लीजिए 40 का कितना होगा, 25, ठीक है। इट इज़ 25 एंड 18 और 40, इट इज़ 45, तो ये कितना होता है दोस्तों, 45 होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट। चलिए उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर आएगा, रिटेल बिजनेस आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आएगा, ये सभी के सभी आएंगे। अंडर प्रायोरिटी सेक्टर फार्मिंग विद लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर आर कॉल्ड, तो 1 हेक्टेयर से कम का फार्मर क्या कहते हैं हम लोग, मार्जिनल फार्मर, ठीक है। हाँ देखिए ये कैटेगरी से याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम है मार्जिनल फार्मर, जो कि 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में हो स्मॉल फार्मर, और जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हुआ होता है बिग फार्मर, ठीक है। ANBC को कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए, अभी मैंने बताया है ANBC का करेक्ट डेफिनेशन है ऑप्शन नंबर B, इसे देख लीजिए, इतना बड़ा सा डेफिनेशन है, ऐसे ही कहीं पूछने का कमी चांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट करेक्टली मैच एज परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है DRI हमारा 1% नहीं होता, एग्रीकल्चर 45 सही है, वीकर सेक्शन 25, हाउसिंग लोन फॉर कंपनी और कोलैंडिंग 5%, ठीक है। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस पे दोस्तों कुछ MCQs हैं, जब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस का, तब हम लोग इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किए। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो लेसन को और लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी JIB अच्छे तरीके से निकले। धन्यवाद।